तो प्रीवियस क्लास हम लोग इस चैप्टर को देखें। लेट अस हैव ए क्विक रिव्यू ऑन एवरीथिंग, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। तो पहला चीज हम लोग देखे थे कि व्हाट इज ए प्रिज्म एंड व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग का मतलब क्या है। इट इज म्यू ऑफ द प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग। तो कोई एक्यूट एंगल प्रिज्म पे गिरता है जिसका म्यू पी इज मोर देन म्यू एस, देन दैट रे बेंड्स और डेविएट्स टुवर्ड्स द बेस, ठीक है। ये भी हम लोग देख लिए थे। लेकिन कब नहीं करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इफ म्यू पी इज लेस देन म्यू एस और एनी ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास। तो हम लोग प्रिज्म में क्या क्या मेजर असम्पशंस लिए थे, बुक में आपका असम्पशंस नहीं लिखा है। तो क्या है, म्यू पी मस्ट बी मोर देन म्यू एस एंड नन ऑफ द एंगल्स मस्ट बी ऑब्ट्यूज। फिर हम प्रिज्म के बारे में कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस किए थे। अगर R1 and R2 are the angle of refraction here and here at the first and second surface, then the angle of prism, जिसको otherwise कहते हैं refracting angle, और apex angle is related to R1 and R2 by the relation A is equal to R1 plus R2. But assumptions valid नहीं होगा तो A is equal to R1 plus R2 नहीं होता है, A may be R1 minus R2 also. फिर हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। डेविएशन मतलब अपना रास्ते से ये कितना बेंड करके निकल गया है। हम लोग यहाँ पे डेविएशन निकाल दिए I minus R1 फर्स्ट सरफेस में, सेकंड सरफेस में E minus R2, और सिंप्लीफाई करके टोटल डेविएशन निकाल दिए I plus E minus R1 plus R2 A था, इसलिए I plus E minus A हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पता चलता है कि अगर I इंसिडेंट एंगल में गिरने से E इमर्जेंट एंगल से निकलता है तो E इंसिडेंट एंगल से गिरने से I इमर्जेंट एंगल से निकलेगा। कहने का मतलब है फॉर एनी पर्टिकुलर डेविएशन देयर आर 2 पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज मुझे सारा न्यूमेरिकल करना है, सारा कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन कब होता है, मिनिमम डेविएशन जो डेल्टा मिनिमम है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, और एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन हम लोग देख चुके हैं। दीज आर द कंडीशंस वैलिड। क्या है, R1 होता है A/2, R2 भी होता है A/2। किसके लिए, फॉर दैट प्रिज्म व्हिच इज वैलिडेटिंग आवर असम्पशंस, हमारा असम्पशन के साथ जो वैलिडेट कर रहा है, मतलब म्यू पी इज मोर देन म्यू एस एंड नन ऑफ द एंगल्स इज ऑब्ट्यूज, उसके लिए बात करें। मैं देखा कि सारा बुक में, इवन JEE लेवल की बुक्स में भी लिख देता है प्रिज्म, तो यू हैव टू अस्यूम द प्रिज्म इज विथ आवर असम्पशंस, ठीक है। जैसे कोई मिरर में ये हुआ लिख देने से हम अस्यूम कर लेते हैं कि मिरर जो है अपर्चर छोटा है। ऐसे ही कोई पुली न्यूमेरिकल आया तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि पुली इज आइडियल एंड स्मूथ, है ना, एग्जैक्टली दैट वे। तो 8 मिनिमम डेल्टा, ये सारा कंडीशंस आपको याद रखना है। R1 and R2 both are equal to A/2 and I is equal to E। ऑब्वियसली R1 I के ऊपर डिपेंड करता है, R2 E के ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली I is equal to E। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम क्या देखें, अगर डेविएशन हम प्लॉट कर रहे हैं, वेरिएशन डेविएशन, तो देख रहे हैं दो अलग अलग I के लिए, सपोज हम कहेंगे ये I1 है, ये I2 है, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन हो सकता है। एंड एट ए पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन डेल्टा इज मिनिमम, द डेविएशन इज मिनिमम, यू से I is equal to E, दिस इज द पॉइंट। So at the minimum deviation, what is the minimum deviation? I plus E minus A. Here I and E both are same. किसी भी दूसरा डेविएशन के लिए आपको I का 2 वैल्यू मिलेगा, लेकिन मिनिमम डेविएशन के लिए 1 वैल्यू मिलेगा, तो हम कहेंगे इट इज 2I minus A। डेल्टा मिनिमम E is calculated experimentally। अगर ये कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है या आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो इन दैट केस ये जो रे जाएगा इसके अंदर से, दैट रे विल बी पैरेलल टू द बेस, क्योंकि R1 R2 बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो ऑब्वियसली दिस रे विल बी पैरेलल टू द बेस। कैलकुलेशन ऑफ म्यू, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम इज नोन टू अस, एंगल ऑफ प्रिज्म इज आल्सो नोन टू अस, we have seen the value of mu can be calculated as
mu is equal to sin a plus delta minimum by 2 divided by sin a by 2. This derivation was important for your board. ठीक है, ये फॉर्मूला और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जितना सारा पॉइंट हम लोगों को देखना था सारा हम लोग अभी देख लिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, थोड़ा सोचना है, ये आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अंडर व्हाट कंडीशन देयर विल बी नो इमर्जेंस, मतलब रे एक सरफेस में तो घुसेगा लेकिन दूसरे सरफेस पे नहीं निकलेगा। नहीं निकलने का कंडीशन क्या है? सपोज दिस इज व्हाट इज ए प्रिज्म। ओके, सोचिए कि यहाँ पर कोई रे आके ऐसे गिरा, ठीक है, ये रे को थोड़ा और नीचे गिराते हैं, ये रे यहाँ पे गिरा। अगर ये यहाँ पे गिरा तो आप कहोगे जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है? नॉर्मल के साथ जो एंगल करता है, दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल। ध्यान से देखना। अब ये कोई डेंसर मीडियम में गया। सर कैसे पता चला डेंसर मीडियम? क्योंकि वी आर यूजिंग प्रिज्म्स ऑफ आवर असम्पशन म्यू पी इज मोर देन म्यू एस। तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, आके इधर कहीं पहुंचेगा। इधर कहीं पहुंचेगा तो यहां से ये निकलेगा बाहर। नाउ दिस इज एंगल R2 यू नो, तो ये यहां से बाहर निकलेगा। कंडीशन क्या निकालना चाहते हैं? ये बाहर नहीं निकलेगा, ये रे बाहर नहीं निकलने का कंडीशन। कब नहीं निकलेगा? फिर R2 is greater than or equal to the critical angle. R2 is greater than or equal to the critical angle, ये रे बाहर नहीं निकलेगा। तो R2 का मिनिमम वैल्यू, R2 का जो मिनिमम वैल्यू है that should be more than or equal to the critical angle. I will write like this. Try to understand this point. बुक में नहीं है लेकिन आपको बहुत मदद मिलेगा इसको जानने से। R2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि अलग अलग I के लिए अलग अलग R2 होगा, अलग अलग I के लिए अलग अलग R1 होगा, अलग अलग R1 होगा तो अलग अलग R2 होगा। क्यों? क्योंकि R2 is A minus R1, नहीं, for different I R1 will be different, फिर R1 is different, R2 will be different, R2 will be different। तो हम देखेंगे R2 क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ R2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C। तो क्या होगा? इफ इट इज इक्वल टू C, ये रे क्या होगा? सीधे इसके साथ जाएगा। मोर देन C हो गया तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक, इट विल अंडरगो TIR। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा इसको ऑन किए। हाँ ठीक, यस सर, ठीक। तो R2 का मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C। सोचो तो R2 मिनिमम कब होगा? जब R1 मैक्सिमम होगा। R1 मैक्सिमम कब होगा? जब I मैक्सिमम, I जितना ज्यादा होगा R1 उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? ये तो आपको समझ में आ रहा है। I सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? ग्रेजिंग एंगल। I कितना ज्यादा हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I कैन बी, से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I कैन बी सिंपली π/2। इससे ज्यादा हो नहीं सकता। द लाइट इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री करके ये गिर रहा है यहाँ पे। दिस एंगल इज नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, यू कैन से इट इज समथिंग लाइक 89.99 डिग्री। यू कैन अस्यूम दिस एंगल इज 89.99 डिग्री। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो गया। फिर लाइट इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग इंसिडेंस, R1 भी ज्यादा होगा। जब R1 सबसे ज्यादा होगा तो R2 सबसे कम होगा। R2 सबसे कम होगा। सबसे कम वैल्यू ऑफ R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? C। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या हुआ? रे ऐसे आया, हम चाहते हैं कि रे बाहर ना निकले। मतलब यहां पर अभी सोचो कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? ये एंगल इज C। दिस एंगल इज C। समझ में आया क्या? मतलब अभी रे कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। रे इज नॉट इमर्जिंग आउट टू द अदर साइड, दूसरी तरफ को नहीं निकल रहा है। ये हो गया C और ये हो गया R1, ये हो गया A। तो क्या बता सकते हो? ये 89.99 मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू C। अरे रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करो, C एंगल में गिरेगा तभी तो ऐसे जाएगा, है कि नहीं? दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू C। पता चल गया कि जब ये कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस की बात कर रहे हैं, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू C।
अगर ये C हुआ ये C हुआ तो A कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2C। अगर A इज इक्वल टू 2C हुआ तो ये रे जस्ट ऐसे जाएगा, इवन व्हेन यू अप्लाई द रे एट ग्रेजिंग इंसिडेंस। अगर A 2C से ज्यादा हुआ तो A 2C से ज्यादा हुआ तो R1 तो C होगा ही, लेकिन R2 विल बी मोर देन C। R1 तो C होगा क्योंकि आप ग्रेजिंग इंसिडेंस में डाल रहे हो, है कि नहीं, और R2 will be more than C. When R2 is more than C, the ray will reflect back, undergoing total internal reflection. So the ray incident at one slant edge, one slant surface will not be able to emerge out at the other slant surface if A is greater than equal to 2C. कंडीशन समझ में आया क्या? कोई लॉजिक लिखवाएंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा। Nothing to write, you must have understood कि कैसे हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला when A is greater than equal to 2C, no ray emerges out at second surface for any angle of incidence, at first surface। ये पूरा ऐसे को मैं नहीं लिखना चाहता, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अगर A का वैल्यू 2C से ज्यादा हो गया, आप रे को कितने भी एंगल में डालो ये नहीं निकलने वाला दूसरी तरफ। इज दैट क्लियर? दोबारा थोड़ा धीरे धीरे दोबारा सारा चीज को समझा देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। हम देख रहे हैं when it is incident at an angle I, corresponding angle here is R1, here is the corresponding angle R2, it is coming out at an angle E। हम चाहते हैं कि ये रे बाहर नहीं निकलेगा, मतलब हम कहेंगे E का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो पैरेलल टू दिस एज चले जाएगा। ये देखो ये रे बाहर नहीं जा रहा है, ऐसा कब होगा? only when this angle is C, है ना। अच्छा, मतलब R2 का कम से कम वैल्यू क्या होना चाहिए? R2 का कम से कम वैल्यू C या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन R2 इज A माइनस R1। R2 मिनिमम कब होगा? जब R1 मैक्सिमम होगा। R1 मैक्सिमम कब होगा? when I इज मैक्सिमम। I मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो R1 का वैल्यू भी C हो गया। अब आपको मालूम है कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट बिकम्स 2C। तो A अगर 2C हो गया और अगर आप 90 डिग्री एंगल में ग्रेजिंग इंसिडेंस में डालोगे तो रे ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया? और आप क्या कहोगे? अगर 90 के अलावा किसी दूसरे एंगल में डालोगे तो ये रे यहां से रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा। समझ में आया? आई विल गिव यू ए स्मॉल क्वेश्चन। सपोज हम बात कर रहे हैं कोई एक ग्लास प्रिज्म है। लेट मी से द प्रिज्म इज लाइक दिस। दिस इज ए ग्लास प्रिज्म और ये ग्लास प्रिज्म कुछ ऐसा दिया है। दिस इज ए ग्लास प्रिज्म एंड आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म। सपोज इट इज ए आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म। अब इसमें क्या दिया है? Both the angles here are 45 degree. These angles are all 45 degree. So obviously the upper angle will be 90 degree. अब यहाँ पे कोई भी एंगल में कोई एक रे अगर आप इसके ऊपर डालते हो, कोई भी एंगल में डालोगे तो देखो कि सपोज हम कहेंगे कोई रे यहाँ पे ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है। Will the ray come out at the other end? I want to know. हम देख रहे हैं कि ये मीडियम में जब हम ये रे डाल रहे हैं यहाँ पे किसी एक एंगल में इस रे को हम डाल रहे हैं, किसी एक इंसिडेंट एंगल में इस रे को डाल रहे हैं, कितना है मालूम नहीं है। तो जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा R1, क्या ये R1 45 डिग्री से कम हो सकता है? नहीं, क्योंकि सॉरी ये जो R1 है, R1 का वैल्यू है, क्या ये C से कम हो सकता है? नहीं। देखो तो यहाँ पर एरिया A कितना है? दिस एंगल A इज 2C और ये जो हमारा A इज इक्वल टू हियर 90 डिग्री।
ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये ग्लास है, ग्लास और एयर इंटरफेस में, ग्लास एयर इंटरफेस में सी कितना होता है 42 डिग्री। क्या ए इज नॉट मोर देन 2c? यू क्लियरली सी ए इज ग्रेटर देन 2c। तो किसी भी एंगल में डालोगे, कोई रे अगर ऐसे जाएगा तो क्या ये रे निकलेगा इधर से? नहीं निकलेगा। दिस विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ए इज मोर देन 2c। समझ में आया क्या? a is more than 2c. So अगर a is more than 2c for any angle of incidence, for a right angle isosceles glass prism with a is equal to 90 degree with angle of prism 90 degree. Any ray or a ray incident at any angle, a ray incident at any angle on one face does not emerge out at other face. समझ में आया लॉजिक क्या है? एंगल 90 डिग्री है और C इज 42 डिग्री। C जो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस आपको मालूम है, ये 42 डिग्री है। और A इज 2C करेंगे तो 84 होना चाहिए। ये तो 2C से ज्यादा है, 2C से ज्यादा है। 90 इज मोर देन 2C। दैट मींस द रे विल नॉट कम आउट एट द अदर फेस। किसी भी एंगल में आप डालो, यू विल सी, किसी भी एंगल में इंसिडेंट करो रे को, आप देखोगे द रे इज नॉट कमिंग आउट एट द अदर फेस। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। वो आपको इसे छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे, वो पूछेंगे बताओ द रे चूज द करेक्ट रे डायग्राम, ऐसे करके दे देंगे। ऐसे 3 फिगर दे देंगे, किसमें ये रे इधर जा रहा होगा, किसमें ये इधर जा रहा होगा, किसमें इधर जा रहा होगा। 3 दिखा देंगे कौन सा फिगर करेक्ट है। अब बोलोगे ना आई दिया है ना कुछ दिया है, कैसे करेंगे? लेकिन लिखा होगा ग्लास एयर इंटरफेस है, मतलब ग्लास इज द प्रिज्म, प्रिज्म का मटेरियल ग्लास है। मतलब म्यू कितना है? म्यू फॉर ग्लास यू नो इट इज 1.5 और क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, आपको नॉलेज में है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि दी एंगल ऑफ प्रिज्म इज मोर देन 2c। तो मतलब यहाँ पर किसी भी एंगल में रे डालोगे वो नहीं निकलेगा। इधर क्लियर? छोटे छोटे चीजें आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन। हाँ, वो पूछेंगे कि किसी एक प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन करने के लिए इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए। What should be the incident angle corresponding to maximum deviation? बुक में हाईलाइट करता है मिनिमम डेविएशन को। मैं आपको 2-3 पॉइंट मैक्सिमम डेविएशन के बारे में बता रहा हूँ। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे पूछा गया कोई एक प्रिज्म है, बताओ what should be the incident angle corresponding to maximum deviation? देखो मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? जब ये रे आएगा ऐसे ऐसे आएगा, सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, मतलब कितना? ये ऐसे आएगा। फॉर मैक्सिमम डेविएशन द रे डायग्राम शुड बी लाइक दिस। हमें आई का वैल्यू पता करना है कि नहीं? और मैक्सिमम डेविएशन के लिए दिस एंगल मस्ट बी C। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? स्टेप 1 R2 इज इक्वल टू C। स्टेप 2 R1 इज इक्वल टू A माइनस C। एक कुछ भी हो सकता है जो दिया रहेगा। R2 अगर C हो गया, R1 हो गया, R1 हो गया A माइनस C। R1 अगर A माइनस C हो गया, आपको I निकालना है तो आप कह सकते हो स्टेप 3 में आप निकाल सकते हो साइन I इज इक्वल टू म्यू ऑफ द प्रिज्म इनटू साइन R1 दैट इज A माइनस C। आपको A मालूम है, C मालूम है, म्यू P मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I आउट ऑफ इट। कोई अगर आपको एक प्रिज्म दिया रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, अपेक्स एंगल दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, बहुत सारा नाम है, रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है, तो पूछेगा कि बताओ फर्स्ट शुड बी द वैल्यू ऑफ I फॉर मैक्सिमम डेविएशन।
आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि R2 इज इक्वल टू C। R2 C का मतलब C क्या होता है, याद है क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन C इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ये 1 बाई म्यू P। ठीक है, अगर आपको म्यू P दिया है तो आप निकाल सकते हो व्हाट इज R2। एक बार आपको R2 मिल गया, आप R1 निकाल सकते हो, बिकॉज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। एक बार R1 आपको मिल गया, नाउ म्यू साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, स्नेल्स लॉ लगा, उसमें से I का वैल्यू निकाल दिया। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, उस सुइटेबल डाटा आपको ऐसे देंगे कि उसमें से आप निकाल पाओगे। ठीक है, वैल्यू जैसे दिया रहेगा कि आसानी से आप निकाल पाओगे। सो टू फाइंड आउट द इंसिडेंट एंगल corresponding to maximum deviation you have to follow steps like this। तो क्या मेरी बात सबको समझ में आया? तो यहाँ पर डेविएशन की थ्योरी खत्म होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है डेविएशन बट फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म्स, जिसमें A विल बी वेरी स्मॉल, दिस एंगल A विल बी वेरी स्मॉल लाइक 2 डिग्री 3 डिग्री बिलो 10 डिग्री, उसको कैसे करेंगे, एंड दैट विल फॉलो यू टू हेल्प यू टू फाइंड आउट डिस्पर्सन ऑल्सो। सो दैट इज ए सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी खत्म हो गया है, अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेट अस वर्क आउट सम न्यूमेरिकल्स विद द फंडामेंटल्स ऑफ प्रिज्म। सिंपल क्वेश्चंस कुछ है, चलो देखते हैं जैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। एन इक्विलैटरल प्रिज्म हैज म्यू इज इक्वल टू 1.5, a ray of light is incident at 48.6 degree, given sin 48.6 is 0.75, ऐसे वैल्यूज दिया रहेगा। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, दो चीज पूछा है। क्या दिया है, एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब इच एंगल इज 60 डिग्री, हाँ ये दिया है। क्या दिया है, इक्विलैटरल प्रिज्म है मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, a light ray is incident at an angle 48.6 डिग्री। चलो कोई लाइट रे को डालते हैं इसके ऊपर, क्या एंगल में डाले हम इसको, 48.6 डिग्री में डाले। दिस एंगल इज 48.6 डिग्री और साइन 48.6 का वैल्यू दिया है और इसका म्यू भी दिया है। म्यू कितना दिया है, म्यू इज 1.5 दिया है, 3/2। अच्छा पूछा है एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ, और एक बार एंगल ऑफ इमर्जेंस मिल गया तो हम डेविएशन कैसे निकालेंगे, I प्लस ई माइनस ए, I प्लस ई माइनस ए होता है डेविएशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। एक फर्स्ट सरफेस, ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ये हो गया सेकंड सरफेस। एक फर्स्ट सरफेस आप कहोगे साइन 48.6 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R1 कितना है, क्या मालूम कितना है, वही तो मालूम नहीं है, R1। ठीक है, R1 तो वैल्यू डालते हैं, 48.6 इज 0.75 एंड म्यू इज 3/2 साइन R1। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये इट इज नथिंग बट 3/4 इज इक्वल टू 3/2 साइन R1। शायद आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि R1 इज 30 डिग्री। देखो डाटा ऐसे दिया रहा है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। R1 इज 30 डिग्री, 3/2 है, 3/4, 3 कैंसिल हो गया, 1/4 1/2 हो गया, 1/2 साइन R1 इक्वल 1/2, R1 इक्वल 30 डिग्री। अच्छा R1 30 डिग्री है, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R2 हियर? R2 वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, A माइनस R1, क्योंकि R1 प्लस R2 A होते हैं, है ना, R1 प्लस R2 A होते हैं। R1 मिल गया तो R2 मिल गया, R2 कितना आया 30 डिग्री। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ रहा है, R2 भी 30 डिग्री आया। अगर R2 30 डिग्री आया तो सोचो, R2 30 डिग्री आया तो आप क्या कहोगे, फिर से फॉर्मूला लगाओ, ये 30 डिग्री। जब R1 30 डिग्री था ये एंगल 48.6 था, जब R2 30 डिग्री है ये एंगल कितना होगा भैया, 48.6, यस 48.6। so sin E is equal to mu sin R2 implies emergent angle is also 48.6 degree। मिल गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ डेविएशन is I plus E minus A, 48.6
प्लस 48.6 मिलके हो गया 97.2। 97.2 माइनस 60 इज 37.2 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? यस। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन, डाटा देख के डरो मत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सिलिकेट फ्लिंट ग्लास ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इज 1.6। इतना सारा में से क्या याद रखना है कि म्यू इज 1.6। दैट्स ऑल। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सच लाइट थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ सेम मटेरियल। इस मटेरियल में अगर हम लेते हैं इक्विलैटरल प्रिज्म लेते हैं, सपोज हम कहेंगे कि हम एक इक्विलैटरल प्रिज्म लेते हैं ऐसा, तो इसमें मिनिमम डेविएशन क्या होगा? इक्विलैटरल प्रिज्म है भाई, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब A इज गिवन 60 डिग्री। क्या पूछा है? डेल्टा मिनिमम। क्या ये तीनों के बीच में आपको कोई रिलेशन मालूम है? हाँ मालूम है। क्या फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन A बाई 2। आगे की चीज में क्यों करूं? आप लोग कर सकते हो। A मालूम है, म्यू मालूम है और डेल्टा मिनिमम निकालना है। क्या आप लोग इसमें से डेल्टा मिनिमम नहीं निकाल सकते? यस, यू कैन फाइंड आउट। लेट अस सेव टाइम। क्या मुझे इसको पूरा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखिए, दिया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेविएशन इन द इक्विलैटरल प्रिज्म इज मिनिमम। ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, कौन सा केस में डेविएशन मिनिमम होगा? केस ए में, केस बी में, केस सी में? कौन सा केस में डेविएशन इज मिनिमम? सोचो सोचो। देखो ये इंसिडेंट है, ये इमरजेंट है, इंसिडेंट है इमरजेंट है, इंसिडेंट है इमरजेंट है। अरे भूल गए क्या? फॉर मिनिमम डेविएशन द रे इनसाइड द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू द बेस। मतलब कौन सा केस हो गया? ये वाला केस। डेविएशन इज मिनिमम इन दिस केस। समझ में आया क्या? द रे इनसाइड द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू द बेस। छोटा छोटा चीज तो है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन का दूसरा बिट पूछा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेविएशन इन द इक्विलैटरल प्रिज्म इज मिनिमम। पूछा इन दिस केस में, पूछा कौन सा केस में डेविएशन मिनिमम है? इस केस में, किस केस में? थोड़ा ध्यान से देखिए दोनों फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए डेविएशन मिनिमम कौन सा केस में होगा। आप चाहो तो ये एंगल दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो। सोचो। हाँ, यू आर वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। डेविएशन मिनिमम होने के लिए कंडीशन क्या था? R1 मस्ट बी इक्वल टू R2 और I मस्ट बी इक्वल टू E। देख लो I इक्वल टू E है कि नहीं। इस केस में देखो तो I कितना है भाई? इस केस में you will see your I is something 70 डिग्री। I is 70 डिग्री and E कितना है? E is the नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो I is not equal to E। This is not the case of minimum deviation। नहीं, दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में I कितना है? I is 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, है ना। E कितना है? E is already given 60 डिग्री। ओ हमें मिल गया I is equal to E, मतलब डेल्टा is minimum। तो इस केस में the ray is undergoing minimum deviation। क्या समझ में आया? दोनों के समझ में आ गया? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। What should be the minimum refractive index of a material of an equilateral prism? Such that what should be the minimum refractive index of a material of an equilateral prism such that any ray incident on one slant surface does not emerge out at the other surface? कितना सिंपल है। एनी रे, कोई भी रे गिरेगा तो दूसरे सरफेस में नहीं निकलेगा। ध्यान से देखो, कौन सा प्रिज्म है? इक्विलैटरल प्रिज्म है। रे कैसे भी गिरे दूसरे सरफेस में नहीं निकलेगा। मतलब इवन व्हेन रे ऐसे गिर रहा है तब भी ये नहीं निकलेगा, ये कुछ ऐसे चले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। आप जानते हो कि ऐसा केस में अगर ये एंगल हो गया C, है ना, तो ये एंगल भी होता है C, देन A मस्ट बी इक्वल टू 2C, है कि नहीं? फॉर नो इमरजेंसी
एनी रे लिखा है, कोई भी रे नहीं निकलेगा। अगर ये रे नहीं निकला तो बाकी कोई रे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा एंगल में गिर रहा है। ये नहीं निकलेगा तो कोई दूसरा रे तो नहीं निकलेगा। सो A इज इक्वल टू 2C। ए कितना है 60 डिग्री। सो C इज इक्वल टू A/2 दैट इज 30 डिग्री। अच्छा, तो साइन 30 और साइन C इज इक्वल टू 1/μ ऑफ द प्रिज्म, है ना। तो हम कहेंगे कितना हो गया, ये sin 30 हो गया 1/2 is equal to 1/μ of the prism. So what should be the value of mu p? Mu p should be equal to 2. अगर ये 2 हो जाएगा, कोई भी रे डालो इस सरफेस में दूसरे सरफेस पे नहीं निकलने वाला। If refractive index of the material of the prism is equal to 2, any ray incident at any angle on one surface will not be coming out if it is an equilateral prism. क्या बात समझ में आ रहा है कि मेरा गाड़ी एक्सप्रेस से चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? Are you all comfortable? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। छोटा छोटा तो चीज है, छोटा छोटा चीज है, आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन, an isosceles glass prism mu is 1.5 has angle of prism 72 degree. For what angle of incidence deviation will be maximum? ओहो, क्या दिया है? दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 72 डिग्री। आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है। अच्छा, आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 72 डिग्री। 72 डिग्री, म्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है, हम जानते हैं फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। क्या आपको C का वैल्यू मालूम है? यस, 42 डिग्री, है ना। तो हमें पता करना है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होने से, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द डेविएशन विल बी मैक्सिमम। डेविएशन मैक्सिमम होगा मतलब रे आएगा, कुछ रे ऐसे गिरेगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद ऐसे जाएगा, मैक्सिमम डेविएशन ऐसा होगा। मैक्सिमम डेविएशन अगर ऐसा हुआ तो क्या बता सकते हो, व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस विल बी C। तो व्हाट विल बी दिस एंगल? तो आपको होगी here R2 is equal to C for maximum deviation. For maximum deviation, बुक में आपका मैक्सिमम डेविएशन का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं दिया, खाली मिनिमम डेविएशन पे काम हुआ है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डेविएशन R2 must be equal to C. So R1 must be equal to A minus C, और C तो आपको मालूम है कि 42 डिग्री है। So it is 72 minus 42 is equal to 30 डिग्री। हाँ, R1 30 डिग्री है। और म्यू कितना है भाई? म्यू इज गिवन 1.5। हमें पता करना है व्हाट इज I। एट फर्स्ट सरफेस साइन I is equal to म्यू साइन R1 साइन I is equal to, ये म्यू कितना है? म्यू इज 1.5 मतलब 3/2। साइन R1 कितना है? साइन R1 साइन 30 इज 1/2, इट इज 3/4। implies I is साइन इनवर्स ऑफ 3/4। वैसे हमें मालूम है कि ये 48.6 डिग्री होता है, अलग बात है। अब ऐसे आंसर छोड़ दोगे तो फुल क्रेडिट मिलेगा। साइन इनवर्स ऑफ 3/4 तो कोई ओरली याद नहीं रखता है। सो साइन इनवर्स ऑफ 3/4 विल बी 48.6 डिग्री। नहीं लिखोगे, यहाँ पे छोड़ दोगे तो चलेगा। सो फॉर मैक्सिमम डेविएशन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू 48.6 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तो क्या होगा? उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तो क्या होगा? तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि R1 बढ़ जाएगा। R1 बढ़ जाएगा कि नहीं? I बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तो ये R2 घटेगा, C से कम हो गया तो बाहर निकल के आएगा। मतलब वो जो बेंड करके पूरा ऐसे आ रहा था वो बाहर निकल जाएगा। तो डेविएशन विल बी देयर बट दैट विल नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये रे ऐसा निकल गया होता तो क्या हम डेविएशन को मैक्सिमम बोलते? नहीं, डेविएशन को मैक्सिमम नहीं बोलते। पूरा बेंड करके ऐसे जाएगा तभी हम कहेंगे डेविएशन इज मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? The emergent ray must go parallel to the second surface. क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? यस। अगला क्वेश्चन,
when light is incident on a prism at incident angle 20 degree, the emergent angle was 40 degree, angle of prism is 45 degree, find the deviation, also find the deviation when angle of incidence is 40 degree. मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, 30 seconds only, do it now. Let us start doing such a simple question. क्या दिया है? When light is incident on a prism at an angle 20 degree, क्या दिया है भैया? दिया है I is 20 degree, emergent angle was 40 degree, पूछा है डेविएशन, ये तो कोई भी बता सकता है, डेविएशन का फॉर्मूला है I plus E minus A, और A दिया है क्या? A दिया है 45 डिग्री, A दिया है 45 डिग्री, हाँ खत्म, ये बात है। तो फिर डेविएशन क्या हो गया? 20 plus 40 minus 45. तो what is the deviation coming out to be 60 minus 45? 15 डिग्री। अच्छा, थोड़ा एक क्वेश्चन को देखो और बताओ, 20 डिग्री में रे डालने से 40 डिग्री में निकलता है, 40 डिग्री में डालेंगे कितने में निकलेगा? Obviously same 20 degree. That means when I is equal to 40 degree by principle of reversibility, E is equal to 20 degree. अरे बात ये तो समझ में आना चाहिए भाई, ये कैसे आना चाहिए? I में गिरेगा तो ये E में निकलेगा, है ना? ऐसे जाएगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे निकलेगा। अगर इंसिडेंट एंगल हो गया E, इमर्जेंट एंगल हो जाएगा I, बात वही है। सो डेविएशन will be सेम, कितना? जितना अभी निकला था 15 डिग्री। क्या सबको समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए ऊपर मैं थोड़ा सा फिर से छोड़ता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो, ये क्वेश्चन को बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ए hollow equilateral prism is made up of glass, mu is 1.5. A ray is incident on one surface with angle of incidence 40 degree. What will be angle of deviation? hollow है मतलब बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है। अच्छा, आओ, ये हॉलो है। पहले हम सोचेंगे कि यहाँ पर डेविएशन कितना होगा। पहले सोचो तो, विल इट बिहेव एज ए प्रिज्म? देखो ये सरफेस में घुस रहा है, ये सरफेस में निकलेगा, ये जो है ये स्लैब जैसे बिहेव करेगा। व्हाट इज द डेविएशन एट द फर्स्ट सरफेस? 0, है ना? हम पढ़े थे, जब कोई स्लैब का दोनों फेस पैरेलल है, आई मीन इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर पैरेलल, रे ऐसे गिरेगा, ऐसे आएगा, ऐसे ही जाएगा। The direction of ray will remain same, there will be no deviation। मतलब यहाँ का रे और यहाँ से निकलता हुआ रे में कोई डेविएशन होगा क्या? नहीं होगा। रे will remain in same direction, यहाँ पर डेविएशन 0 होगा। फिर जब इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, डेविएशन क्या होगा? 0। तो आप कहोगे the angle of deviation is 0, no deviation by the hollow prism। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? तो what will be the deviation? सॉल्यूशन में कहेंगे, सॉल्यूशन each face और each surface behaves as a slab, therefore delta 1 is equal to 0, delta 2 is equal to 0, delta is equal to delta 1 plus delta 2 is equal to 0 plus 0 is equal to 2 0, है कि नहीं? 2 0 होगा क्या? अरे नहीं, 0 ही होगा। 0 plus 0 करके 0 ही होगा, मतलब there will be no deviation। यहाँ पर भी डेविएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी डेविएशन नहीं हो रहा है। Each surface is behaving as a slab। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। An equilateral prism A is 60 डिग्री, लिखने की क्या जरूरत था जब इक्विलेटरल है तो। एनीवे, deviates a ray of light by 40 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा दिमाग कसरत करोगे तो चीजें जल्दी याद रह जाएंगी। कर सकते हो आप, थोड़ा सा ट्राई करोगे आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन को क्या दिया है और ट्राई करो।
क्या दिया है हियर a इज इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या दिया है डेविएशन कितना दिया है 40 डिग्री। और उसका फॉर्मूला आपको मालूम है इट इज i प्लस e माइनस a। इसका मतलब i प्लस e का वैल्यू क्या हो गया a प्लस 40 मतलब a तो दिया है 60 हो गया 100। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है द टू इंसिडेंट एंगल। अच्छा i इंसिडेंट एंगल में डालने से डेविएशन होता है 40 डिग्री। e इंसिडेंट एंगल में डालने से डेविएशन कितना होगा सेम 40 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? यस। सो i माइनस हियर अगेन क्या दिया है जब इंसिडेंट एंगल i है या फिर e है डेविएशन विल बी सेम। तो i प्लस e तो हम लोग देख लिए और दिया है जो दो एंगल के लिए हो रहा है सेम डेविएशन वो दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस है 11 डिग्री मतलब i माइनस e इज 11 डिग्री। दोनों को सिंप्लीफाई करिए आपको मिल जाएगा i कितना है दोनों को जोड़ो i प्लस i 2i इज इक्वल टू 111 सो इज इट कमिंग आउट टू बी 55.5। यस तो e कितना आ जाएगा इट इज 44.5 डिग्री। नहीं गलत हो गया क्या? ठीक है तो e तो दो एंगल है i का वैल्यू मिल गया e का वैल्यू मिल गया 55.5 डिग्री में डालोगे डेविएशन होगा जितना 44.5 डिग्री में डालोगे उतना ही होगा डेविएशन। व्हाट आर दोज एंगल्स ऑफ इंसिडेंस? द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस आर 55.5 एंड 44.5 डिग्री। क्या बातें सबको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो थोड़ा मैं ट्राई करने के लिए देता हूं ठीक है तो आप लोग थोड़ा ट्राई करो और बताओ कि इस केस में क्या होगा। ठीक है क्या होगा हमें पता करना है। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। यस दिया है इन फिगर्स शोन द डेविएशन इन द फर्स्ट केस इज 20 डिग्री। इस केस में डेविएशन 20 डिग्री है। सेकंड केस में थर्ड केस में डेविएशन कितना होगा? दिया है कि सारा प्रिज्म सिमिलर है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस। ठीक है दिमाग पर थोड़ा जोर लगाओ जिनका है। तो पहला केस में इंसिडेंट एंगल जितना है दूसरे में भी उतना ही है तीसरे केस में इंसिडेंट एंगल बराबर है और दिया है कि प्रिज्म्स आर आल्सो सिमिलर प्रिज्म्स। देखो पहला केस में लेट अस लिटरली अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। दिस रे इज डेविएटेड और बेंट टुवर्ड्स द बेस। कितना एंगल 20 डिग्री। इस केस में ये पहला प्रिज्म इसको बेस के तरफ बेंड करेगा कितना 20 डिग्री। दूसरा वाला उसको फिर बेस के तरफ बेंड करेगा कितना 20 डिग्री है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे डेविएशन विल बी कैसे? आप यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बराबर होगा क्या? दोनों जगह तो बराबर नहीं होगा इंसिडेंट एंगल। फिर कैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर भी 20 डिग्री ही करेगा और बेस की तरफ करेगा? थोड़ा ध्यान से सोचो। हर चीज को हाँ कर दोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। थोड़ा सा ध्यान से सोचो। ये फिगर में मैं इसको थोड़ा दूर ले आता हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज। अब ये रे यहां से गया ऐसे निकला सो दिस इज द इमर्जेंट एंगल है कि नहीं? दिस इज द इमर्जेंट एंगल। अच्छा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर ई होता है तो ई एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इसके ऊपर इंसिडेंट एंगल क्या होगा? दोनों रे पैरेलल है दोनों लाइन साइड पैरेलल है तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या हो गया ई है कि नहीं? तो फिर इधर से निकलेगा कितने में आई में है कि नहीं? इधर से निकलेगा आई में। मतलब अगर ये जो हमारा प्रिज्म है इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे दिस विल बेंड टुवर्ड्स द बेस एंड विल गो लाइक दिस। ये एंगल कितना हो जाएगा आई। देयर इज नो डेविएशन। और अगर ओवरऑल आप देखोगे तो दोनों प्रिज्म को जोड़ के रखो। ये एक प्रिज्म है ये दूसरा प्रिज्म है। क्या दोनों मिलके एक स्लैब नहीं बन गया? ये स्लैब बन गया ना। दिस सरफेस एंड दिस सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर सो देयर विल बी नो डेविएशन। सिंपल सा देयर विल बी नो डेविएशन इन द सेकंड केस। लेकिन लॉजिक क्या है मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ाने वाला हूं एंड ए लेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स एंड ए स्लैब। समझ में आ रहा ना? उसी का कॉम्बिनेशन में आएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा पहला वाला लॉजिक भी बताया। क्या बताया कि एक प्रिज्म में एक साइड में ये नीचे की तरफ डेविएट हुआ तो दूसरे प्रिज्म में ऊपर की तरफ डेविएट हुआ। ये जितना नीचे की तरफ हुआ था ये उतना ही ऊपर की तरफ हुआ तो टोटल डेविएशन बन गया 0। और वैसे अगर डायरेक्टली देखोगे विद द कांसेप्ट ऑफ स्लैब्स
तो टू प्रिज्म्स ऑल टुगेदर प्रेजेंट ए स्लैब, तो इस केस में आपका डेविएशन हुआ अगर 20 डिग्री, इस केस में डेविएशन होगा 0। इस केस में भी बात वही है ना। इस केस में क्या होगा, ये आएगा यहां तक तो हो गया डेविएशन 0, फिर जब यहां पे गिरेगा, क्योंकि यहां पर निकलेगा क्या एंगल में गिरेगा, कोई डेविएशन नहीं है, मतलब जैसे रह जा रहा था ये थर्ड प्रिज्म पे वैसे ही गिरेगा, तो डेविएशन कितना होगा, सेम 20 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं ऐसे 6 ठो प्रिज्म लगा देता हूं, व्हाट विल बी द डेविएशन, 0। अगर 9 ठो प्रिज्म लगा देता हूं, व्हाट विल बी द डेविएशन, 20। गॉट इट नाउ? यस। तो ये आपको समझ में आ गया। फॉर इवन नंबर ऑफ प्रिज्म्स देयर विल बी नो डेविएशन, फॉर ऑड नंबर ऑफ प्रिज्म्स देयर विल बी ए डेविएशन इक्वल टू द डेविएशन इन द फर्स्ट वन। क्योंकि आगे आगे हम लोग डिस्पर्शन चैप्टर में वो भी पढ़ने वाले हैं, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म को करके वो भी निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये चीजें समझ में आ गया। नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन मैं करूंगा क्योंकि हो सकता है आप लोग ज्यादा समय ले लोगे करने के लिए। वैसे अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो मैं 30 सेकंड छोड़ सकता हूं, ट्राई कर लो। एन इक्विलैटरल प्रिज्म डेविएट्स ए रे ऑफ लाइट बाय 40 डिग्री फॉर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 2 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिनके बीच में डिफरेंस है 2 डिग्री। व्हाट आर दोज एंगल्स ऑफ इंसिडेंस? फाइंड इंसिडेंट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन, फाइंड मिनिमम डेविएशन, आल्सो फाइंड म्यू फॉर द प्रिज्म। कितना सारा चीज इसमें पूछा है, थोड़ा आप लोग देख लो, मैं बनाता हूं। सी दिस क्वेश्चन दिया है, एन इक्विलैटरल प्रिज्म डेविएट्स ए रे ऑफ लाइट बाय 40 डिग्री फॉर 2 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 2 डिग्री। हियर वी वांट टू मेक यूज ऑफ द ग्राफ ऑफ डेल्टा विथ आई एंड द ग्राफ यू नो। अगर मैं एग्जैक्टली ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, ये ग्राफ एक सिमेट्रिकल यू कर्व नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल यू कर्व नहीं है, लेकिन इसका जो लोएस्ट पॉइंट है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिमेट्रिकल पार्ट। दिया है कि यहां पर दिया है, देखो ध्यान से, क्या है कि 2 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उनके बीच में एंगल है वेरी डिफरेंस है 2 डिग्री। ये एंगल में जितना डेविएशन हो रहा है, ये एंगल में उतना ही डेविएशन हो रहा है 2 डिग्री। व्हाट ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द 2 इंसिडेंट एंगल्स। नहीं, अगर हम कहेंगे ये हो गया आई, तो सॉरी ये हो गया आई, तो आपको हो गए, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग ई। आई और ई के बीच में इतना स्मॉल डिफरेंस है, तो इसका मतलब अगर ये और ये के बीच में डिफरेंस 2 डिग्री है तो आप क्या कहोगे, तो आपका जो मिनिमम डेविएशन हो रहा है, क्या दिया है, डेविएशन दिया है 40 डिग्री। ठीक है, तो आप कहोगे यहां पर सॉल्यूशन में कहोगे इक्विलैटरल प्रिज्म है, ए इज 60 डिग्री और डेविएशन दिया है 40 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब I प्लस, अच्छा डेविएशन क्या होता है, I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। ए दिया है 60 डिग्री, तो I प्लस ई इज इक्वल टू कितना है, I प्लस ई इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। और क्या दिया है, I माइनस ई दिया है 2 डिग्री। सॉल्विंग I इज कमिंग आउट टू बी कितना, 51 डिग्री एंड E इज कमिंग आउट टू बी 49 डिग्री। देखो ये 51 डिग्री है, ये 49 डिग्री है, तो पता चल गया, क्या पता है, व्हाट आर दोज एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। पहला बिट का आंसर खत्म हो गया। दूसरा बिट, फाइंड द इंसिडेंट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। अरे मिनिमम डेविएशन कहां हो रहा होगा, बीच में यहां पे हो रहा होगा, इन दोनों का बीचों बीच। सिमेट्री से पता चल रहा है कि इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 डिग्री। ग्राफ को एनालिसिस करो, अगर ये गैप ज्यादा होता, मान लो एक 30 डिग्री होता, दूसरा 60 डिग्री होता, तो हम 45 डिग्री नहीं बोलते, क्योंकि ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल। लेकिन ये डिफरेंस इतना छोटा है कि हम कह सकते हैं दोनों का बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी एंगल फॉर इंसिडेंट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। द इंसिडेंट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन कैन बी फाउंड लाइक दिस। तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम सिमेट्री at lowest point the incident angle
द इंसिडेंट एंगल corresponding to ये तो सारा जगह खा रहा है, ठीक है। द इंसिडेंट एंगल corresponding to minimum deviation, कितना होगा भैया, इज इक्वल टू 50 डिग्री। कैसे मिला कहेंगे, मिला कहाँ, हम तो निकाले, कैसे निकाले, इल बी 51 प्लस 49, जगह की कमी है हिंदुस्तान में, हर जगह थोड़ा जगह की कमी है, ठीक है। 51 प्लस 49, क्या नाड़ा होगा, 51 प्लस 49 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50 डिग्री। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू फॉलो व्हाई आई एम डूइंग सो। मैं कह रहा हूं कि हम लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, the angle corresponding to minimum deviation is the lowest point, और वो lowest point obvious है कि इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में गैप इतना छोटा है कि ये जो lowest point है that must be somewhere midway between the two, क्योंकि कोई भी कर्व का एक छोटा सा हिस्सा ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ही होता है, ठीक है ना। तो आप कहोगे ये 50 डिग्री होगा। The incident angle for minimum deviation is 50 degree. Find the minimum deviation. और फिर minimum deviation निकालना है, तो minimum deviation निकालने की फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस a, दैट इज 2 इंटू 50 माइनस a कितना दिया था, ये a क्या दिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा a 60 डिग्री है, तो माइनस 60 इज इक्वल टू 40 डिग्री। समझ में आ रहा है, इट इज, क्योंकि इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर, 2 डिग्री का डिफरेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर, सो व्हाटएवर इज द डेविएशन गिवन दैट इज इक्वल टू द मिनिमम डेविएशन, इट इज कमिंग 40 डिग्री। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है बताओ, फिर पूछा है कि व्हाट इज म्यू फॉर द प्रिज्म। हाँ, म्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास तो है, म्यू इज sin a plus delta minimum by 2 whole divided by sin a by 2। सब कुछ तो मालूम, a 60 है, डेल्टा मिनिमम 40 है, 60 प्लस 40 is 100, 100 by 2 is 50, it is sin 50 by a 60 है, by 2 is sin 30, है ना, so it is 1 by 2, 2 sin 50, 2 sin 50, 2 sin 50 डिग्री, तो म्यू का वैल्यू हो गया 2 sin 50 डिग्री, ठीक है। 2 sin 50 डिग्री, आप sin 50 डिग्री का 48.6 का वैल्यू जानते थे, 0.75 था, तो वैल्यू दिया रहेगा, अलग बात है, नहीं दिया रहेगा अभी तो हम निकाल सकते हैं, 48.6 की जगह 48.7 कर लेंगे, हाँ, sin 50, हाँ, तो कितना होगा, 0.75 की जगह 0.76 कर देंगे, सो इट इज 2 इंटू 0.76, थोड़ा सा ज्यादा कर दिए, थोड़ा सा ज्यादा कर दिए, तो ये हो गया कितना, 152, 1. Is it understood? Yes. म्यू का वैल्यू ऐसे आ गया। तो आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो आज सब कुछ, क्योंकि जो नहीं करने वाले हो तो रुक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ए राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, इन केस ऑफ ए राइट एंगल ग्लास प्रिज्म क्या दिया है, A is 45 degree, the incident ray is normal to one surface, what is the overall deviation after the ray emerges into air? क्या दिया है, राइट एंगल ग्लास प्रिज्म A is 45 डिग्री। मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है, A का एंगल दिया है 45 डिग्री, हाँ ठीक है, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। अच्छा, कोई रे अगर नॉर्मली ऐसे आएगा, नॉर्मल टू वन सरफेस,
एक सरफेस को नॉर्मल होके आएगा तो ये ऐसे कुछ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल होके गिरा, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? जीरो, जीरो। ये गड़बड़ मत कर देना। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस I is equal to 0 implies R1 is also 0 implies R2 is 45 minus R1। दिया है कि A 45 डिग्री है तो ये हो गया R2 हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे जब वो गिरेगा, यहाँ पे जब वो गिरेगा कौन? ये जो हमारा प्यारा सा रे, वो जो गिरेगा क्या एंगल करके गिरेगा? 45 डिग्री में। विल इट अंडरगो रिफ्रैक्शन? नो, इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि म्यू का वैल्यू 1.5 है, दिया है म्यू इज 1.5। और आप जानते हो कि ग्लास के लिए सी होता है 42 डिग्री। तो ये रे यहां से मुड़ेगा, ये रे यहां से मुड़ेगा तो कैसे आएगा? इट विल कम लाइक दिस। ये आएगा 45 डिग्री में, है कि नहीं? ये एंगल 45 हुआ तो इट अंडरगोज TIR हियर। This angle is 45 degree. What is this angle again? This angle is again 45 degree. This again goes like this. This angle is again 45 degree and it comes out. क्या आपको समझ में आ रहा है? The ray undergoes two times double total internal reflection। अब फाइनली से निकल के आए, A से जा रहा था, A से गया, कितना डेविएशन हुआ? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे एज 45 degree is more than C, the ray suffers TIR twice, TIR total internal reflection twice as shown। So deviation is 180 डिग्री। ऐसा घुसा ऐसा निकला, डेविएशन इज 180 डिग्री। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट। एन इक्विलैटरल प्रिज्म हैज म्यू इज 1.5, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन और द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन। ये आपको मिनिमम डेविएशन निकालना है और आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। कोशिश करो तो। See here, an equilateral prism has mu is 1.5। पहले डाटा क्या बोल रहा है? डाटा बोल रहा है कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, म्यू दिया है 1.5। अच्छा, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। 8 मिनिमम डेविएशन यू नो क्या है? इट इज R1 is equal to R2 is equal to A/2 is equal to 30 डिग्री। ओहो, कितना सिंपल है। अगर R1 R2 हो गया 30 डिग्री ईच, तो आप कहोगे इक्विलैटरल प्रिज्म के केस में अगर R1 R2 हो गया 30 डिग्री तो I कितना होगा? हमें I पता करना है। R1 है 30 डिग्री, सॉरी फिगर में गड़बड़ है, फिगर में गड़बड़। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये ऐसे जाएगा। This angle is 30 डिग्री। तो म्यू फॉर द प्रिज्म क्या पूछा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। म्यू तो दिया हुआ है तो आप कहोगे साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन 30। 8 फर्स्ट सरफेस साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन 30। म्यू इज 1.5 दैट इज 3/2। 3/2 sin 30 is 1/2 that is equal to sin I और I is equal to 3/4 जो कि 48.6 डिग्री है। इसलिए डाटा को मैं शुरू में दिया था, हर जगह काम में लग रहा है। देखो इतने बार अगर आ रहा है ऐसे केसेस तो आप थोड़ा सा याद भी रख लोगे तो बढ़िया रहेगा। sin 48.6 is equal to 3/4। तो I क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 3/4। I क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ that is 48.6 डिग्री। एंड मिनिमम डेविएशन तो निकाल सकते हैं, कितना सिंपल है। मिनिमम डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2i minus a। The minimum deviation is 2i minus a।
अरे कहाँ जा रहा है? तो पता चल गया द मिनिमम डेविएशन इज डेल्टा मिनिमम इज 2i माइनस ए, इट इज 2i माइनस ए, और i तो 48.6 है, तो 97.2 माइनस 60 हो गया 37.2 डिग्री। मिनिमम डेविएशन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रूव दैट, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं लिख दिया हूं इसलिए। प्रूव दैट फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस sin E is equal to mu sin A minus C, where C is critical angle between angle and A is the angle of prism। कितना सिंपल क्वेश्चन है, छी 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 छी, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। देखो तो क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब कोई रे ऐसे गिर रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। प्रूफ करो कि साइन ई इमर्जेंट एंगल इज म्यू साइन ए माइनस सी। कितना सिंपल है, अगर ये रे ऐसे गिर रहा है तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी सी, और ये एंगल अगर सी हुआ तो ये एंगल क्या हो जाएगा R2 विल बी a माइनस सी, बिकॉज a प्लस a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो फिर ये E क्या होगा। कितना सिंपल है, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। देखो तो हियर फॉर I इज इक्वल टू 90 डिग्री, R1 इज इक्वल टू C, ऐसे पूछा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, ये तो देखने से समझ में आ रहा है। R1 इज इक्वल टू C, अगेन वी नो दैट, एवरीवन नोज दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, R1 तो है C, सो इट इज A माइनस C। और 8 सेकेंड सरफेस, आपकी बोर्ड का क्वेश्चन है, 8 सेकेंड सरफेस sin E is equal to mu times sin R2 क्या है, A minus C, so that is equal to mu times sin A minus C। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A ray is normal incident on one face of an equilateral prism. If it emerges at grazing angle, find mu for the prism। हाँ, ये क्वेश्चन को करना है आपको। क्या करना है, इसमें दिया है कि कोई एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, बोल रहा है कि इट इज नॉर्मल इंसिडेंट एट वन फेस ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, ये दिया है, ये रे ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, होने के बाद क्या हुआ, द रे इज नॉर्मल इंसिडेंट एट वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इफ इट इमर्जेस एट ग्रेजिंग एंगल। तो मतलब गया कैसे, ऐसे गया, ग्रेजिंग एंगल में चला गया। अच्छा, तो पूछा है कि बताओ व्हाट इज म्यू, ये तो कोई भी कर सकता है। सो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, 8 फर्स्ट सरफेस, I is 0, R is 0, R1 0, अगेन R2 is A minus R1, दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। R2 अगर हो गया 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये R2 है, R2 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप क्या कहोगे, म्यू साइन 60। 8 सेकेंड सरफेस, थोड़ा सा लिखते हैं, नहीं तो मार्क कहाँ मिलेगा, थोड़ा लिखना पड़ता है। 8 सेकेंड सरफेस by Snell's law, mu sin 60 is equal to sin 90, sin 90 तो 1 हो गया, mu is ये √3/2 है, तो हो गया 2/√3, the value of mu is 2/√3। समझ में आया क्या, is it understood? yes। अगला क्वेश्चन, let's see the next question। ए हॉलो इक्विलेटरल प्रिज्म, हाँ फिर से हॉलो प्रिज्म आ गया। ए हॉलो इक्विलेटरल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ थिन ग्लास, mu 1.5, द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर, mu 4.3, ए रे इज इंसिडेंट ऑन वन सरफेस, हैज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस, मतलब R1 दिया है, R2 पूछा है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये हॉलो प्रिज्म है, मेड अप ऑफ थिन ग्लास, मतलब अंदर है एयर, बाहर है वाटर,
ठीक है ना। म्यू पी इज लेस देन म्यू एस, सारा फॉर्मूला हमारा गया, वो सारे फॉर्मूले काम में नहीं लगेंगे। हमारा केस में म्यू पी वाज मोर देन म्यू एस, बट हियर क्या है, प्रिज्म के अंदर हवा है, बाहर क्या है, पानी है, और क्या कहेंगे हम, म्यू पी, ये केस में आ गया, म्यू पी इज लेस देन म्यू एस, क्योंकि म्यू एस क्या है, म्यू डब्ल्यू। अच्छा ऐसा है क्या, चलो देखते हैं क्या करा जाए यहाँ पर। तो दिया है द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर, म्यू दिया है वाटर का 4/3, ए रे इज इंसिडेंट ऑन वन सरफेस हैज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्री। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है R1 इज 20 डिग्री, पूछा है व्हाट इज R2, बस A दिया हुआ है, A कितना दिया है, A दिया है 60 डिग्री। चलो सोचते हैं, लेट अस थिंक, चलो अभी फिगर में ठीक से ड्रॉ कर दिया, ये एंगल दिया है R1, ये एंगल दिया है R1, ये रे आके यहाँ पे पहुंचा, इक्विलैटरल प्रिज्म है, अब मैं ड्रॉ करने में क्या किया था कि नॉर्मल को नीचे कर लिया था, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे गिरेगा तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस। अगर ये हो गया R2, ये हो गया R2, तो आप कहोगे ये ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में बताओ, ABC ट्रायंगल में, AB एंड C ट्रायंगल में, इन ABC ट्रायंगल। अगर ABC ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, कैसे मिलेगा, यू विल सी this angle is 90 minus R1, this angle is R2 plus 90, so 90 minus R1 plus R2 plus 90, क्या आपको समझ में आ रहा है। मेरा जो पहला केस में मैं ड्रॉ कर दिया था ऐसे, एक्चुअली होगा कैसे, ये नॉर्मल इससे ऊपर रहेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे आता तो ये उल्टा होता। R2 plus 90, ये ट्रायंगल में 90 minus R1 plus R2 plus 90, समझ में आ रहा है, प्लस ए कितना है 60 डिग्री, ए है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो मिल गया, क्या मिल गया, 180 के साथ कैंसिल हो गया, आपको मिल गया, ए को ए ही रहने दो, क्यों 60 लिखेंगे, विल गेट द फॉर्मूला, इट इज ए, तो आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू, ए को अब बाकी सबको उधर ले लो, इट विल बी R1 माइनस, यहां पर R1 दिया है 20 डिग्री और A दिया है इक्विलैटरल प्रिज्म, सो 60 इज इक्वल टू R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई एक सरफेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे करो तो बात हो जाएगा, क्योंकि ये तो दिया नहीं है कौन किससे ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन R1 इधर से रे आ रहा है कि इधर से आ रहा है, आई कैन से R1 डिफरेंस R2, आई कैन राइट दिस थिंग एज, R1 डिफरेंस R2, इसका मतलब R1 अगर 20 डिग्री है तो R2 क्या होना चाहिए, तो आप देख रहे हो R1 छोटा है, अगर R1 को ले लेंगे 20 डिग्री, R2 कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो R2 को अगर ले लेंगे 20, तो इसको क्या लिखेंगे फॉर्मूला, विल राइट दिस एज R2 माइनस R1, R1 है 20 डिग्री, R2 क्या हो जाएगा, R1 है 20 डिग्री। Do you understand what is this mathematical jugglery I am doing here? अरे दोनों का डिफरेंस, कौन R1 है कौन R2, हम ही तो नाम दिए, इधर से आएगा तो R1, उधर से आएगा तो R2, कौन R1 कौन R2 तो दिया नहीं है, तो जो भी है दोनों का डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू A, दोनों का डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू A, तो मतलब R2 माइनस R1 का वैल्यू हो गया A, और R1 का वैल्यू 20 डिग्री दिया है, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। आप कहोगे सर क्यों इसको R1 माइनस R2 नहीं लिखोगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप कहोगे R2 इज कमिंग आउट टू बी 80 डिग्री। सो व्हेन one refracting angle is 20 डिग्री, अदर विल बी 80 डिग्री, क्योंकि उनका डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस प्रिज्म का। क्या ये कहानी सबको समझ में आया? तो डेविएशन ऑफ प्रिज्म के ऊपर हम लोग इतने वैरायटी के क्वेश्चन किए, और भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट टाइम इज एक्सीडिंग। आप लोग अगर राजी होगे तो आखिरी क्वेश्चन करके छोड़ देता हूँ। लेट मी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि ये आपकी बोर्ड की यानी कि लाइव क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा क्या दिया है, दिया है कि यहाँ पे कोई एक प्रिज्म है,
प्रिज्म है ऐसे, ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म में क्या दिया है कि एक सरफेस, और ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है, कोई रे यहाँ पे गिरा, कैसे गिरा, एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री में गिरा, और ये प्रिज्म का एक सरफेस सिल्वर्ड है। इन फिगर shown, if the ray retraces its path, find mu for prism। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप में से हर कोई कर सकता है। म्यू क्या है बताओ, ठीक है। रिट्रेसेस पाथ मतलब ये गया अंदर, गया घूम फिर के कहीं से रिफ्लेक्ट किया वापस आया। आपको मालूम होगा रिट्रेस कब करता है, कोई रे किसी एक अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगा फिर से वापस कब जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर रिट्रेसिंग व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R2 एट द अदर सरफेस। हाँ, तो क्या लिखेंगे, फॉर रिट्रेसिंग the ray must be incident on second surface। नॉर्मली इंसिडेंट होगा अगर ये ऐसे आएगा, ऐसे करके कुछ ऐसे गिरेगा 90 डिग्री में, तो जैसा गया वैसे ही वापस आएगा और निकल आएगा, है कि नहीं। अच्छा, नॉर्मली दैट मींस R2 क्या होगा, R2 विल बी जीरो। देन व्हाट इज R1 इज A minus R2 and that is 30 डिग्री। समझ में आया क्या, R1 हो गया 30 डिग्री। R1 अगर 30 डिग्री हो गया तो आप क्या कहोगे, पूछा है म्यू, तो आप कहोगे sin 45 8 फास्ट सरफेस। आप देखोगे sin 45, कितना गंदा हो गया लिखते लिखते ना, ठीक है, थोड़ा सा लास्ट 30 सेकेंड्स मोर, हड़बड़ा मत। 8 फास्ट सरफेस, आप कहोगे sin 45 must be equal to म्यू sin, ये एंगल कितना हो गया R1 हो गया 30 डिग्री, sin R1 और 30 डिग्री, तो sin 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया √2, म्यू इज इक्वल टू √2, सो म्यू फॉर द प्रिज्म मस्ट बी इक्वल टू √2। समझ में आया? यस, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर डेविएशन रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।